हाईज जो रहे हैं स्टॉक के वहां पर इन्होंने ये खरीदा है और व्यू इनका लॉन्ग टर्म है नहीं, इसीलिए इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि 83 पर स्टॉक आ चुका है, 93 की बाइंग है। केमिकल क्षेत्र में बस तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब नोसेल में क्या करना है इनको? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो शीतल जी को मैं ये राय दूंगा कि अगर आप के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो पहली बात तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है वो बहुत ही ऊपर के हिस्से में होनी चाहिए, ऊपर के तरफ होनी चाहिए, खास करके इस प्रकार के बाद। दूसरी बात दीपाली जी, शायद आपको भी पता होगा, एक समय ऐसा था जब ये लोअर डबल डिजिट या लोअर सिंगल डिजिट में कामकाज करता था नोसेल का स्टॉक, और फिर कुछ बातें आई, कुछ खबरें आई, कुछ परिवर्तन हुआ और फिर ऊपर की तरफ के गया। तो अगर आप छोटी अवधि के लिए शीतल जी बाजार में काम करते हैं तो आपको अपने जोखिम झेलने के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो शायद नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम बुनियादी तौर पर इस स्टॉक को कवर नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा शीतल जी, इस बाजार में अगर आप ट्रेडिंग कम करें और निवेश ज्यादा करें बड़ी कंपनियों में, दिग्गज कंपनियों में, तो शायद आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है लंबी अवधि। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है नोसेल पर, वैसे ही रणनीति आप रखिए। हानि, ये दूसरी कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स लिए हैं। मौजूदा मार्केट में ट्रेडिंग कितनी कह सकते हैं कंफर्टेबल है, कितने रिवॉर्डिंग हो सकती है? एक तो ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वॉलेटिलिटी हम काफी देख रहे हैं, और दूसरा ये कि अब इनको करना क्या है क्योंकि उन्होंने ले लिया है 90 के प्राइस पर ITI। देखिए, यहाँ पर भी कुछ खबरें थी और स्टॉक चला था, और दीपाली जी मैं इनको भी यही राय दूंगा क्या, जैसे मैंने शीतल जी को दिया कि अगर आप इस ऐसे बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 100 गुना ज्यादा जोखिम देने की क्षमता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जब ये ट्रेडिंग आइडियाज दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिए जाते हैं, लेकिन कमूमन स्टॉप लॉस का तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है और फिर नुकसान बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी बुनियादी तौर पर हम इस स्टॉक को कवर नहीं करते, इसके मैं नहीं करते, लेकिन ऐसे बाजार में, और आज का ही मैं उदाहरण आप ही से बात कर रहा था दीपाली जी, मेरे ख्याल से कुछ 500-600 पॉइंट के आसपास ऊपर सेंसेक्स में आज शुरुआत की थी, या 600 पॉइंट के आसपास शुरुआत की थी, और जब बंद हुआ तो 250 पॉइंट की गिरावट। तो ये बाजार ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है पूरे दिन में, तो मेहरबानी करके जो ट्रेडिंग करते हैं वो ज्यादा सचेत रहें और सावधान रहे और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। ट्रेडिंग जो है वैसे भी यूजुअली जोखिम भरी हो सकती है, मौजूदा मार्केट में तो ये जोखिम और बढ़ जाता है। आपका क्या सजेशन होगा? तो सुलेमान जी को मैं यही सलाह दूंगा कि हमारा नजरिया भी सकारात्मक है यहाँ पर, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डायग्नोसिस रिलेटेड कंपनियां हो, या फिर चाहे खास करके अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी इसलिए पसंद है दीपाली जी क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तार योजनाएं की थी, और महाराष्ट्र में, मुंबई में, नवी मुंबई में इन्होंने एक नया अस्पताल खोला था, और वो अब ऑपरेशनली कंट्रीब्यूट करना यानी कि योगदान देने का शुरू कर दिया है बैलेंस शीट को। तो हमारी खरीद 1750, अगर सुलेमान जी का नजरिया लंबी अवधि का है तो 1750-1800 तक के लक्ष्य हमारे अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो 1750-1800 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है अपोलो हॉस्पिटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज नजरिया तो इनका मालूम नहीं है, बट अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो पहले तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का हो तो मैं गुजारिश करूंगा इनको कि अपना नजरिया तब्दील करें, परिवर्तन करें और लंबी अवधि का बना दें। और पिछले हफ्ते ही नतीजे आए थे दीपाली जी, और हम आप ही के चैनल पर थे, CNBC आवाज पर, और हमने आकलन लगाया था। कुछ बातें अगर मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहूं तो पहले तो राइट्स इश्यू है जो कि डिस्काउंट में है और किश्तों में पैसा भरना है निवेशकों को, तो ये सोने पे सुहागा। दूसरी बात, जियो का जो वैल्यूएशन हो रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से अनलॉक हो रहा है। तीसरी बात, रिटेल का योगदान आने वाले समय में पुराने जो कारोबार है उनको दुरुस्त करके उनका योगदान बढ़ेगा। हमारा जो लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लंबी अवधि के लिए है वो फिलहाल 1850 का लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर जियो की वैल्यू अनलॉकिंग और हुई तो ये लक्ष्य को साफ जाहिर है हम ऊपर की तरफ और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। शिवम गुप्ता है हमारे साथ। शिवम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? तो दीपाली जी, पहले तो दिसंबर जनवरी से जब से ये चाइना में उत्पादन की गई या पाई गई बीमारी कोविड-19 के रूप में जो हमारे सबकी जिंदगी में आई है और पूरे विश्व भर में इसने तांडव मचा रखा है, इसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनियां पिछले 2-3 महीने में काफी ऊपर के तरफ चली गई है। ऑरबिंदो फार्मा पर हमारी भी खरीदारी की राय थी, लेकिन जो
गति हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए हमारे जो लक्ष्य थे बुनियादी तौर पर लंबी अवधि के, वो बहुत करीब आ चुके हैं। तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है तो ऊपर के दिशा, जो भी ऊपर के स्तर मिलते हैं वहां पर मुनाफा समेट ले, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और शायद अगर गिरावट आती है तो निचले स्तर पर और भी जोड़ सकते हैं। ये मैं पूरे फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है औरोबिंदो फार्मा, इसमें आप बने रह सकते हैं, यही सजेशन होगा। उसके बैंक के इनके पास 200 शेयर्स हैं, 412 413 का प्राइस है। एक्सिस बैंक पे इनफैक्ट आज S&P की खबर भी आई थी गौरांग जी की Q2 के नतीजों के बाद रेटिंग डाउनग्रेड की काफी पॉसिबिलिटी है, स्टॉक दबाव में रहा भी। क्या सजेशन होगा एक्सिस बैंक में? तो दीपाली जी, स्पष्ट रूप से मैं गोरो लोगों की बात को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता, ना ही ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये काफी देर से जागते हैं और हमारी तो खरीदारी की राय एक्सिस बैंक पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत दबाव है, और माहौल शायद ऐसा भी है क्योंकि मॉनिटोरियम को लेकर के शायद आने वाले 1 या 2 तिमाही तक सभी बैंकों में, सरकारी हो या निजी क्षेत्र की बैंक हो, कुछ बैंकों में कुछ दबाव बिल्कुल देख सकता है। लेकिन एक्सिस बैंक एक दिग्गज बैंक, काफी सक्षम और काबिल मैनेजमेंट, और इतिहास गवाह है कि ये बैंक ने काफी शानदार रुझान लेकर के आए और नतीजे लेकर के आए। कुछ छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमने हमारी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, और उस लिहाज से मैं इनको भी राय दूंगा कि अपना नजरिया लंबी अवधि का रखें, और अगर गिरावट में 350 के आसपास दिखाई देता है एक्सिस बैंक का शेयर, तो अपना निवेश और भी बढ़ाएं और नया निवेश भी करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और ऐड भी समय के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ भी आप क्या गाइड करते हैं। ठीक है गौरांग जी, लंबी अवधि का व्यू है, 180 का प्राइस है चोला में। इस स्टॉक पर तो अपनी राय दीजिए। साथ ही शुरुआत में आपने कहा था कि कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज में खरीदारी कर सकते हैं, तो उनके नाम भी शेयर कीजिए। बिल्कुल, आपने बात को सही तरीके से पकड़ लिया दीपाली जी। तो पहले तो सिंह साहब को मैं ये कवायद करूंगा, ये राय दूंगा कि पहले तो बने रहें। जिस स्तर पर इनका निवेश है वो काफी आकर्षक स्तर पर है, क्योंकि काफी ऊपर के स्तर से ये स्टॉक गिरा है। दूसरी बात, एनबीएफसीज में कुछ कमजोर एनबीएफसीज हैं और कुछ बहुत ही सक्षम और मजबूत एनबीएफसीज हैं, और वो मजबूत एनबीएफसी में से नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स है, इसके अलावा बजाज फाइनेंस है, जिस पर हमारी L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग और एक छोटी कंपनी जहां पर तीव्र गति से करेक्शन है, इन सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। और सिंह साहब को ये भी बताना चाहूंगा मैं दीपाली जी के ये जो एनबीएफसीज में दिक्कत हुई है, ये जो मॉनिटोरियम की बात चल रही है, और शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी सोच रही है कि मॉनिटोरियम एक्सटेंड किया जाए। हाल फिलहाल तो मेरे ख्याल से बैंकों तक ही सीमित है, लेकिन एनबीएफसीज को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। Hi, have you